आइट के वीडियो में हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले रिवीजन के तौर पर मैंने आपको समझाया था काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के प्रकार। मैंने आपको पहला कहा था ट्रेपेजियम, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, उन्हें बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो मैंने आपको दूसरा कराया था पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का नियम मैंने आपको यह समझाया था कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का दोनों युग्म, यहाँ तो एक युग्म था, यहाँ पे दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उन्हें बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। तो जिस क्वाड्रिलेटरल्स के आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर होते हैं और समांतर भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि पैरेललोग्राम। इसके गुण मैंने आपको समझाए थे कि पहला गुण ये था कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और तीसरा इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और पी एस भुजा क्यू आर भुजा के बराबर होगी। दूसरा आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी कोण एस कोण क्यू के बराबर होगा और कोण आर कोण पी के बराबर होगा। तो मैंने आपको कराया था इसके बाद रेक्टेंगल, यानी कि जो पैरेललोग्राम से बना हुआ रेक्टेंगल वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो, रेक्टेंगल हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उन्हें बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल। तो इसे रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें गुण ये थे कि इसके जो आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके विकर्ण डायगोनल बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण जो बी डी है और विकर्ण ए सी कहाँ कट रहे हैं, वो ओ पर कट रहे हैं, तो ए ओ बराबर सी ओ होगा, बी ओ बराबर क्या होगा, डी ओ होगा। इसके बाद मैंने आपको कराया था रोमस के बारे में, यानी कि समचतुर्भुज यानी कि रोमस वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों उन्हें बोलते हैं रोमस। तो रोमस के गुण क्या हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी कि ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ए भुजा, चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर हैं। दूसरा नियम मैंने कहा था इसके सामने के कोण, इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि कोण ए के सामने कोण सी है तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, वैसे ही कोण बी और कोण डी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा नियम था इसका डायगोनल का नियम, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित में से जहाँ इसके विकर्ण कटेंगे वहां पर क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, समकोण बनेगा। यानी कोण ए ओ बी 90 अंश का, कोण बी ओ सी 90 अंश का, कोण सी ओ डी 90 अंश का, कोण डी ओ ए 90 अंश का, चारों कोण 90 अंश के बनते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित में से ए ओ बराबर सी ओ के, बी ओ बराबर क्या, डी ओ के भी होता है। तब मैंने आपको कहा था इसके बाद स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो वर्ग रोमस से बना हुआ है कि जब रोमस का प्रत्येक कोण समकोण बन जाता है तो उसे कहते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, ध्यान रहे, और प्रत्येक कोण समकोण हो, ऐसा बोलना जरूरी है, क्योंकि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों उसे रोमस कहते हैं, और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, यानी कि वर्ग कहते हैं। इसके नियम वही, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ए भुजा, चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, प्रत्येक कोण समकोण है। और तीसरा नियम, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी क्या है, बराबर विकर्ण है। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी, कोण डी ओ ए, चारों कोण 90 अंश के होंगे। इसके साथ साथ ए ओ बराबर सी ओ के होगा, बी ओ बराबर क्या, डी ओ के होगा। और तब आता लास्ट में क्या, काइट, यानी कि पतंग। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि पी क्यू और पी एस ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ही आर क्यू और आर एस दोनों भुजाएं भी क्या है, बराबर हैं। इन्हें बोलते हैं क्या, काइट या पतंग। देखिए आसन्न भुजाएं में पी क्यू पी एस, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, मीन्स पी क्यू पी एस साइड एडजेसेंट हैं। आसन भुजाएं आप जानते होंगे, एक ही बिंदु से निकले हुई भुजाएं, यानी बिंदु पी से पी क्यू भी है, पी एस भी है, तो पी क्यू और पी एस के आसन्न भुजाएं हैं या एडजेसेंट साइड्स हैं। बिंदु आर से आर क्यू और आर एस हैं, तो आर क्यू और आर एस क्या है, आपस में एडजेसेंट साइड है, यानी कि आसन्न भुजाएं हैं। तो जिसकी आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, काइट। और इसके साथ एक नियम और है, वो इंपॉर्टेंट नियम है, वो सभी के लिए है, ट्रेपेजियम को छोड़ करके और काइट को छोड़ करके। पहला ट्रेपेजियम और लास्ट में काइट, इन दोनों को छोड़ करके सबके लिए वो नियम ये है कि सभी पैरेललोग्राम, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोमस हो और चाहे वो स्क्वायर हो, इन चारों के लिए है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, या
रेक्टेंगल के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, या रोमस के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, या स्क्वायर के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब इसका ये हुआ कि पहला पैरेललोग्राम के बारे में बात करें कि पैरेललोग्राम के जो आसन्न कोण है यानी कि एडजेसेंट एंगल है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 120 ऑन ए पैरेललोग्राम। माना एक पैरेललोग्राम के आसन्न कोण किसे बोलते हैं? कोण पी और कोण आर सम्मुख कोण है, ये अपोजिट एंगल। कोण पी कोण आर क्या है? अपोजिट एंगल है, जबकि कोण पी और कोण क्यू क्या है? आसन्न कोण है यानी कि एडजेसेंट एंगल है। तो कोण पी धन कोण क्यू 180, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि कोण पी धन कोण क्यू 180, कोण क्यू धन कोण आर 180, कोण आर धन कोण एस 180, कोण एस धन कोण पी 180। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी कोण ए और कोण बी का योग 180, कोण बी धन कोण सी 180, कोण सी धन कोण डी 180, कोण डी धन कोण ए 180। यानी कि कोण ए और कोण बी का योग 180 है, मीन्स कोण ए 90 अंश का है, कोण बी 90 अंश, 90 180। और पैरेललोग्राम में भी ऐसे होता है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। रोमस में भी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। यानी कोण ए और कोण बी का योग 180, कोण बी धन कोण सी 180, कोण सी धन कोण डी 180, कोण डी धन कोण ए 180। यानी कि रोमस में अगर मान लीजिए कोण ए 60 अंश का है तो कोण बी कितने अंश का होगा? 120 अंश का। क्योंकि मैंने आपको नियम कहा है कि आसन्न कोणों का योग एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए और कोण बी का योग 180 होगा। मान लो कोण ए अगर 60 अंश का है तो कोण बी कितना होगा? 120 अंश का होगा। अब वैसे स्क्वायर में भी है, वर्ग में भी है कि कोण ए धन कोण बी 180, कोण बी धन कोण सी 180, कोण सी धन कोण डी 180, कोण डी धन कोण ए 180। तो ऐसा काइट में नहीं है, ऐसा किस में है? एक पैरेललोग्राम में, एक रेक्टेंगल में, एक रोमस में और क्या एक स्क्वायर में। तो इनको समझने के बाद सारे नियम मैं आपको समझा चुका हूँ उससे पहले की वीडियो में। हम आज आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो कुछ प्रश्न करने के लिए देखिए, पहला प्रश्न है गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया गया है। ये देखिए बगल में दे रखा उसने, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है और मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये कह रहा है कि एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है, ये जो खाली स्थान है आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट के साथ और प्रूफ के साथ, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के साथ किस गुण का आपने प्रयोग कर रखा है, किस नियम से ये ऐसा हो रखा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपने दिया हुआ है। मैंने आपको जो नियम पढ़ा रखे हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है इनकी, हम उन प्रॉपर्टी को समझते हुए इन खाली स्थानों को भरेंगे। तो पहला क्या रखा है? देखिए बगल में क्या है? ये एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए, इसकी 4 भुजाएं हैं। पहला देखा उसने ए डी बराबर क्या होगा, जहाँ पर उसने बच्चे ने भर रखा है यहाँ पे। तो ए डी बराबर बी सी इसलिए होगा क्योंकि देखिए ए डी ये है, ए डी के ठीक सामने कौन सी भुजा है? बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। मैंने आपको समझा रखा है क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती हैं, यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? हमेशा समान यानी कि बराबर होती हैं। कैसे? ए बी के सामने कौन सी भुजा है? डी सी, ए बी बराबर डी सी होगा। और वैसे ही ए डी के सामने कौन सी भुजा है? बी सी, यानी कि ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए डी बराबर किसकी होगा? बी सी की। दूसरा कोण डी सी बी, एंगल डी सी बी, यानी कि एंगल डी सी मीन्स एंगल सी, क्योंकि बीच में लिखा हुआ है सी तो उसी को हम कोण मानते हैं। एंगल डी सी बी मीन्स क्या हुआ? एंगल सी, कोण सी। देखिए कोण सी कहाँ पर है? यहाँ पे ये है कोण सी। तो कोण सी के सामने कौन सा कोण है? कोण ए है। तो कोण सी बराबर किसके होगा? ये बराबर लिखा हुआ उसने यहाँ पे, मैंने कोण सी के बराबर कौन सा कोण होगा? कोण सी के बराबर कोण ए होगा, क्योंकि सी के सामने ए है। क्योंकि पैरेललोग्राम का नियम मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो सी के अपोजिट ए है और बी के अपोजिट डी है, तो कोण बी और कोण डी बराबर होंगे। वैसे ही कोण ए और कोण सी भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण सी के बराबर कौन सा होगा? कोण ए। तो हम क्या रखेंगे? कोण बी ए डी या डी ए बी। हम क्या रखेंगे? कोण डी सी बी बराबर कोण क्या? बी ए डी। तो ये उसका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी सी बी और बी ए डी दोनों क्या है? एक दूसरे के सामने कोण है। तीसरा देखिए ओ सी बराबर किसके होगा? तो ओ सी देखिए, ओ सी क्या है? देखिए चित्र में देखिए ओ सी ये है, ओ सी जो विकर्ण क्या है? ए सी विकर्ण। जो डायगोनल ए सी है
उस डायगोनल AC का ठीक बीच में बिंदु O आ रहा है, हम ये देखेंगे OC बराबर क्या होगा, OA होगा। क्योंकि इसका नियम ये भी है डायगोनल के लिए कि पैराग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, समान दो भागों में बांटते हैं, समान दो भाग करते हैं। यानी कि जहां पर O कट रहा है तो AC के दो भाग समान AO और C हो जाएंगे, वैसे जो BD के दो समान भाग BO और DO हो जाएंगे। तो OC बराबर OA, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो चौथा देखिए, कोण A धन कोण D। देखिए M होता है मेजरमेंट, M होता है माप, तो इसमें M को आप छोड़ दीजिए। कोण DAB धन कोण DC को कोण DAB धन कोण CDA, एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, इनको देखिए आप, एंगल A कहाँ पर है, एंगल D कहाँ पर है, एंगल A यहाँ पर है, एंगल D यहाँ पर है। तो A और D क्या है, आपस में आसन्न कोण है। और मैंने अभी आपको समझाया था कि पैराग्राम के आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यानी कोण A प्लस कोण D को हो, चाहे कोण D प्लस कोण A को हो, इनके आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। हम ये कहेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो ये कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री आएगा। तो ये हमने पहले प्रश्न को समझा। अब इसको फिर कॉपी में करेंगे, बनाएंगे चित्र को, इन प्रश्नों को लिखेंगे, इनके खाली स्थल को भरेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न 1 आपको घर में फिर कॉपी में करना है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, कि दिए गए पैराग्राम को समझिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। तो दिए गए अननोन वैल्यू x, y, z निकालिए। मीन्स कि इन चित्रों को आप समझिए, इनको आप देखिए और अननोन अज्ञात x, y और z के मान निकालिए। तो जहां पर x है या y है या z है, हमें तीनों के मान निकालने हैं इन सभी डायग्राम में। तो इन डायग्राम को समझते हैं। पहला देखिए प्रश्न ये है, हमें यहाँ पर x का मान भी निकालना है, y का भी निकालना है और z का भी निकालना है। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए x, y, z के मान निकालने हैं। प्रश्न को, पहले प्रश्न का ये चित्र है। तो आप देखिए ये एक पैराग्राम है, एक पैराग्राम है। यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ भी है कि पैराग्राम कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, यानी कि सारे के सारे क्या पैराग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि पैराग्राम लिखा हुआ है इसके लिए, तो चूंकि पैराग्राम है इसलिए पैराग्राम के नियम हम फॉलो करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसको x, y, z के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चूंकि ABCD पैराग्राम है, एंगल भी 100 अंश का है, एंगल भी 100 डिग्री का है। तो एंगल y भी क्या होगा, 100 डिग्री का होगा, क्योंकि B और D आमने सामने हैं। कोण B 100 अंश का है तो कोण D भी क्या होगा, 100 अंश का होगा। क्योंकि मैंने आपको नियम समझा दिया है कि पैराग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं हमेशा क्या होता है, इक्वल, यानी कि बराबर होते हैं। तो B के सामने D है और वैसे ही A के सामने C है। तो जो B है वही D है और जो A है वही क्या है, C है। तो आप ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये बराबर क्यों है, इसका कारण देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, चलो इसको रहने दीजिए, एंगल B बराबर एंगल D लिखिए। चूंकि एंगल B बराबर एंगल D, बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल D, सो एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 100 डिग्री। ये जब B और D बराबर हैं, कोण B 100 अंश का है तो कोण D भी कितना होगा, 100 अंश का होगा। क्योंकि नियम क्या है कि पैराग्राम के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो D कितना आ गया, 100 अंश आ गया, या और D कितना लिखा हुआ है, y, तो y बराबर कितना लिखेंगे हम, 100 अंश। तो y का मान आ गया 100 अंश। हमें प्रश्न के अनुसार x, y और z की वैल्यू निकालनी है, हमने y के निकाल दिया 100। बहुत आसान है, क्योंकि B 100 अंश का है तो D भी 100 अंश का है, और D 100 अंश का तो y भी क्या है, 100 अंश का। क्योंकि D और y, D का नाम ही उसने y लिखा हुआ है, तो y कितना आ गया, 100 अंश का आ गया। अब बच्चे x और z, मैंने आपको ये नियम समझाया था कि अभी आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। पैराग्राम के जो एडजेसेंट साइड हैं उनका जो टोटल होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। यानी कि z और 100 का योग 180 होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर z लिखा हुआ है, ये क्या है, 100 अंश का है। तो हम जानते हैं कि जो है, चूंकि इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये 100 है तो कितना होगा, 80 होगा। क्योंकि 100, 80, 180, ये हमेशा इन दोनों का योग 180 होता है। इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, और इन दोनों का योग भी क्या होगा, मैंने z और 100 का योग 180 होगा, 100 और x का योग 180, x और y का योग 180, y और z का योग 180। तो z की वैल्यू इसलिए z बराबर 180 × 100। तो यानी कि इस z को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में 100 घटाएंगे, कितना, 80 अंश, यानी कि z कितना है, 80 अंश का है। 100, 80, 180, तो ये z कितना आ गया, 180 आ गया। अब बचा x, हम देख रहे हैं चित्र में z और x आमने सामने, z और x आमने सामने, z बराबर x बराबर क्या, 80 अंश। क्योंकि z और x आमने सामने हैं, और आमने सामने कोण क्या होते हैं, पैराग्राम के बराबर होते हैं।
पैरोग्राम के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो जो जेड है वही एक्स है। हमने जेड निकाला है कितना 80, और जब जेड 80 अंश का है तो एक्स भी कितना होगा 80 अंश का होगा, क्योंकि जेड और एक्स क्या है बराबर है। जेड बराबर एक्स बराबर 80 डिग्री, तो हमने एक्स भी निकाल दिया है 80, वाई भी निकाल दिया है 100, और जेड भी आ गया है क्या 80। तो हम लिखेंगे लास्ट में हैंस, इसलिए एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, वाई इक्वल टू 100 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 80 डिग्री। तीनों मान हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल दिए हैं। अब इसी में दूसरा भी है, दूसरा चित्र ये है, यहाँ पर भी आपको एक्स वाई और जेड निकालना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ 50 अंश, ये 50 डिग्री, और इसके ठीक सामने जो कोण है वो ये है। मान लीजिए इसका नाम मैंने अलग से लिख दिया है, माना इसका नाम मैंने लिख दिया पी लिख दिया इसका नाम मैंने, क्योंकि जेड बाहर है, पी को मैंने अंदर लिख दिया अपनी मर्जी से। तो देखिए पी का मान कितना आ गया 50 डिग्री, क्योंकि पी के ठीक सामने 50 है। और जैसे उसने कहा भी है कि ये सारे चित्र क्या है, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने कोण होते हैं, कहीं पर अगर पैरेललोग्राम में कोई कोण लिखा हुआ है, आप उसके ठीक सामने कोण देखिए, वो हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी ये 50 डिग्री का है, तो सामने पी क्या आ गया 50 डिग्री, हम लिखेंगे पी इक्वल टू क्या 50 डिग्री, तो पी आ गया 50 अंश का। अब बात जेड की करो, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 7 में लाइनर पेयर के बारे में, यानी रैखिक युग्म के बारे में। कहीं पर कोई सरल रेखा होती है, बी से कोई किरण ऐसे आती है, तो इन दोनों का जो 180 होता है, पी प्लस जेड बराबर 180। हम लिखेंगे पी प्लस जेड इक्वल टू क्या 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं क्या लाइनर पेयर, इस नियम है क्या लाइनर पेयर। यहाँ लिखिए आप लाइनर पेयर, PAIR लाइनर पेयर, रैखिक युग्म आपने पढ़ा है साथ में। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये था क्लास 7 में। जब कोई सरल रेखा इस प्रकार से गुजरती है, तो इसके ऊपर से कोई किरण ऐसे आ जाती है। जब कोई किरण इस रेखा को यहाँ पर छूती है, तो यहाँ पर जो है इसका और इसका योग होता है क्या 180 अंश, यानी कि ये कोण धन ये कोण, इनका योग 180 अंश होता है। इन्हें बोलते हैं लाइनर पेयर। मान लीजिए अगर ये कोण 80 अंश का है, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि 80 और 100 क्या होता है 180 अंश। गुणा करके लाइनर पेयर में इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। करेक्ट, 180 अंश होता है। मान लीजिए अगर ये वाला कोण 130 अंश का है मान लीजिए, तो ये कोण कितना होगा 130 अंश का ये है, तो ये कोण कितना होगा 50, क्योंकि 130 से 50 कितना होता है 180 होता है। क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का हमेशा 180 अंश ही होना चाहिए। तो चूंकि 130 अंश का है, तो ये कोण कितना होगा 180 में 130 घटाइए 50, तो ये हो जाएगा 50। ठीक वैसे ही यहां पर भी हुआ है कि जो है ये सरल रेखा है एक, और P प्लस जेड बराबर 180, क्योंकि लाइनर पेयर है। और P हमें देखा, P हमें कितना निकाला है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री धन जेड बराबर क्या 180 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे जेड बराबर क्या 180 डिग्री ऋण 50 डिग्री बराबर क्या 130 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया जेड कितना आ गया 130 अंश, क्योंकि हमने किसका प्रयोग किया लाइनर पेयर का प्रयोग। जेड बराबर 180, हम 50 को बाएं से दाएं ले गए, इसके आगे प्लस से क्या बन गया माइनस बन गया, घटा के आ गया 130, यानी कि जेड कितना आ गया 130, पी आ गया 50। तो हमें तो एक्स वाई और जेड निकालना है, हमने जेड निकाल दिया है 130 डिग्री। अब जेड के बाद आता है अन्य कोण। देखिए यहाँ पे आप वो समझिए कि जो 50 और वाई दोनों क्या हैं आसन्न। मैंने आपको फिर वही नियम कि आसन्न कोणों का योग, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम होता है, वो कितना होता है उनका सम कितना होता है 180 अंश होता है। यानी कि y धन 50 180, 50 धन x 180, x धन p 180, p धन y 180। तो आप कोई भी एक ले लीजिए, y धन 50 180, क्योंकि पैरेललोग्राम के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है उस नियम से। तो y और 50 का योग 180 होगा। हमने यहाँ लिख दिया जो है क्या y प्लस 50 डिग्री बराबर क्या 180 अंश। तो y कितना आ गया, y बराबर आ गया क्या 180 डिग्री ऋण क्या 50 डिग्री बराबर क्या 130 डिग्री। तो y कितना आ गया 130 अंश। और जब y 130 अंश आ गया है, तो उसके ठीक सामने x भी कितना होगा 130 अंश का होगा। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या y बराबर कितना 130 डिग्री। तो x बराबर y क्यों आया, क्योंकि x और y आमने सामने हैं, ठीक अपोजिट एंगल हैं। तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो जो x है वही y भी है। तो x बराबर y बराबर 130 डिग्री। तो हमने x भी निकाल दिया 130, y भी निकाल दिया 130, और z भी निकाल दिया क्या 130। तो x तीनों मान आ चुके हैं। सो x इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130 एंड z इक्वल टू 130। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे ये भी उसने कहा एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है, हमें यहाँ भी x y z निकालना है। x आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो साइन देख रहे हैं आप, ये कट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। किताब में देखिए ये बॉक्स टाइप का है, ये मैं आपको कई बार समझा रखा है कि ये होता है 90 डिग्री। तो ये सिंबल 90 डिग्री का है। चूंकि 90 डिग्री का है, तो इसके सामने एक्स भी क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये एक्स क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण,
यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का है, तो इसके सामने x है, तो x बराबर क्या आ गया 90 अंश। x इक्वल 90 डिग्री, कोष्टक में लिखे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA। तो ये x कितना हो गया 90 डिग्री, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्ष में कोण से। अब x आ गया 90 डिग्री का। अब यहाँ पे बचता है z और क्या y, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीन कोण कौन कौन से हैं, एक y, एक x, एक 30 अंश। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है, ये भी आप क्लास 7 में कई बार पढ़ चुके हैं। किसी ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एक कोण x है, एक कोण y है, एक कोण क्या 30 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया x धन y धन 30 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो तीन कोण हैं उनको एक कोण x है, एक कोण y है, एक कोण क्या 30 अंश है। इनका जो कितना आ गया 180 अंश। अब यहाँ पर जो x है वो 90 अंश का है, क्योंकि हमने यहाँ पता कर दिया है कि x बराबर 90 है। तो यहाँ लिखिए इसको 90 डिग्री धन y को रहने दीजिए, और धन क्या 30 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री, और y प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्योंकि y को y लिख दिया, 90 और 30 को जोड़ दीजिए 120, और y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 60 डिग्री। क्योंकि हम 180 भी 120 जोड़ेंगे तो y बराबर 180, हम 120 को राइट तरफ लाएंगे, प्लस ये हो जाएगा माइनस बराबर क्या 60। तो y कितना आ गया 60। तो हमने x आ गया 90, y आ गया क्या 60। तो y भी निकाल दिया है। अब z, और z निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कहेंगे, चूंकि पैराग्राम तो है ही, क्योंकि ना सबको पैराग्राम कहा हुआ है। अभी पैराग्राम है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है क्या, माना दो रेखाएं समांतर हैं, एक ये वाली रेखा और एक क्या ये रेखा, ये दो रेखाएं समांतर हैं, और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिर्यक रेखा है। और क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि y और z क्या है, एकांतर कोण है। क्योंकि y का डायरेक्शन नीचे है, z का ऊपर है, दोनों डायरेक्शन क्या है बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन किन्हें बोलते हैं, जो क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण होते हैं। तो जब दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं उन्हें काट रही है, में समरूप में देखेंगे तो मान लीजिए कि ये रेखाएं समांतर है, ये देखिए ये रेखाएं समांतर हैं और उन्हें ये काट रही है, इस तरह से ये काट रही है। तो जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो देखिए ये और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, ये इन्हें काट रही है, तो y और z क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो y है वही क्या है, z है। हम यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या z, क्यों बराबर के अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ANGLE, इसलिए बराबर है ये। और देखिए हमने y का मान कितना निकाला है, 60 डिग्री निकाला हुआ है। y और z बराबर है, तो इसलिए y भी कितना, z भी कितना हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो y आ गया 60, z आ गया 60, y भी है 60, और x कितना है 90 है। हमने तीनों मान निकाल दिए हैं, इसलिए x बराबर 90 अंश, y बराबर 60 अंश और z बराबर क्या 60 अंश। तो x y z के मान आ चुके हैं। अब आगे दो प्रश्न बचे हुए हैं, इनको हम अगले दिन करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अब देखिए आपको आज फेयर कॉपी में पहले एक्सरसाइज 3.3 लिखेंगे आप, और एक्सरसाइज 3.3 लिखने के बाद प्रश्न नंबर 1 को आपको फेयर कॉपी में करना है खुद, मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्न नंबर 1 और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 भी मैंने आपको जितने समझा रखे उतने कर देने हैं। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जितना मैंने आपको कराया है वो फेयर कॉपी में आपको करना है। अगले दिन हम आगे के प्रश्नों पर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।